हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश अवस्थी गाइडली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या है आज के इस सेशन में? दोस्तों, आज के सेशन में हम जानेंगे जो अभी हाल ही में इंडिया ने क्या किया है, एक्सटेंड किया है एक लोन कितने का, $150 मिलियन का ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, ये करेंसी स्वैप सपोर्ट है जो किसे दिया गया है, जो दिया गया है मालदीव्स को। तो आज इसी के बारे में हम जानेंगे कि आखिर करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, क्यों किए जाते हैं और ये जो एग्रीमेंट किया गया है इससे क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं भारत को या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं मालदीव्स को, और ऐसे एग्रीमेंट्स कोई भी गवर्नमेंट क्यों करती है। तो दोस्तों, जुड़े रहिएगा इस सेशन के साथ। हम अंत तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या अमाउंट दिया गया है और क्या कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। देन सबसे पहले अपने एक्सप्रेस वीडियो कोर्स के बारे में आपको बता देते हैं। जितना भी आरबीआई और एसबीआई के मेंस के एग्जामिनेशंस आने वाले हैं उनके लिए ये एक एक्सप्रेस वीडियो कोर्स लॉन्च किया गया है। ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी यहाँ पर आपको, 400 प्लस प्रैक्टिस पीडीएफ्स मिलेंगी। प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर क्विज भी कराई जाएगी। वीकली लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। पर्सनल गाइडेंस जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। लाइफ टाइम वैलिडिटी, ये एक यूनिक फीचर है इसका। अभी तक यूट्यूब के इतिहास में किसी ने भी ऐसा कोर्स लॉन्च नहीं किया है जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। प्रीवियस ईयर्स भी यहाँ पर आपको कवर किए जाएंगे क्वेश्चंस। तो अधिक जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप इस स्टोर पे विजिट कर लीजिए। ये स्टोर की वेबसाइट है। ठीक है, ये फ़ोन नंबर है और ये मेल आईडी है जिस पर आप मेल कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हाई लेवल पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट होगा, हाई लेवल डीआई होगी, रीजनिंग होंगे सारे टॉपिक्स, इंग्लिश है सारे टॉपिक्स, ए टू जेड कंप्लीट अर्थमेटिक्स है और जनरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों, ये एक यूनिक फीचर है इसका। जो प्राइस रखा गया है वो बहुत ही कम रखा गया है, 1499। तो जल्दी करिए, लिमिटेड ऑफर है। बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आखिर करेंसी स्वैप क्या होता है। आखिर करेंसी स्वैप क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको करेंसी स्वैप के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप इस न्यूज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों, स्वैप का एक सिंपल सा मतलब होता है जिसे हम कहते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज, अदला बदली। ठीक है, करेंसी स्वैप का मतलब ये है कि कोई एक करेंसी से दूसरी करेंसी को बदल लेना। जैसे डॉलर को किस में बदल लेना? यूरो में बदल लेना। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में होता है दोस्तों। ये कहाँ पर होता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में होते हैं इस तरीके के एग्रीमेंट्स। ये बात याद रखिएगा। अब समझिए ऐसे क्यों एग्रीमेंट्स किए जाते हैं, क्यों रिक्वायरमेंट होती है फॉरेन करेंसी की एक कंट्री को। तो समझ लीजिएगा फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट क्या है हमें। सबसे पहले इस बात को समझिएगा। देखो दोस्तों, फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है फॉरेन ट्रेड के लिए। किसके लिए होती है? फॉरेन ट्रेड के लिए। सिंपल आप ये बात समझिए, अगर अमेरिका से आपको कोई चीज़ मंगानी है, अगर अमेरिका से यूएसए से कोई चीज़ आपको मंगानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या यूएसए रुपी में पेमेंट एक्सेप्ट करेगा? क्या, बताइए आप मुझे, क्या यूएसए रुपी में पेमेंट एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं, रुपी में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। यूएसए को क्या चाहिए? डॉलर। तो आप ये डॉलर ही इनको पेमेंट कर सकते हैं। अब डॉलर पेमेंट आप तभी करेंगे जब आपके पास डॉलर होगा। समझिएगा बात को, जब आपके पास डॉलर होगा तभी आप डॉलर का पेमेंट कर पाएंगे। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। और यदि डॉलर आपके पास नहीं है तो आप अमेरिका से कोई चीज़ नहीं खरीद पाएंगे। तो सबसे पहली बात है, अब ये डॉलर इंडिया के पास आएगा कहाँ से? समझिएगा। तो एक तो रास्ता होता है किसी भी कंट्री के पास फॉरेन करेंसी कमाने का, वो होता है जरिया एक्सपोर्ट। ठीक है, मतलब हम दूसरे देशों को कोई चीज़ बेचते हैं तो क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी है डॉलर, ठीक है, ग्लोबल करेंसी है, कई देशों में चलती है, तो हमें क्या है, हम डॉलर में डिमांड करते हैं कि हमें जो पेमेंट चाहिए वो किस में चाहिए? पेमेंट डॉलर में चाहिए पेमेंट। तो एक तो एक्सपोर्ट करके हम ये करेंसी कमा लेते हैं, और दूसरा ऑप्शन है, जैसे अगेन हम और आप अगर इंडिविजुअल की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें या आपको अगर अमेरिका जाना है तो हमें, हमारे पास डॉलर कहाँ से आएंगे? तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम करेंसी एक्सचेंज करा लेते हैं ना। ठीक है, अगर एयरपोर्ट पे बात करें तो वहाँ पर भी करेंसी एक्सचेंज हो जाती है, या फिर अगर हम बैंकों की बात करें, बैंकों में भी, बैंकों की जो मेन ब्रांचेस हैं या जिनको आरबीआई ने अथॉराइजेशन दिया है वो भी क्या करते हैं? फॉरेन एक्सचेंज कर देते हैं। मतलब आपके पास रुपी है तो रुपी को डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन उसके लिए क्या लेते हैं? वो कमीशन लेते हैं। ठीक है, तो एक तो ये है कि हम डॉलर को खरीद सकते हैं, और तीसरा ये ऑप्शन आता है जब हम करेंसी स्वैप कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास डॉलर नहीं है लेकिन और कंट्रीज हैं जिनके पास डॉलर है, तो हम उनसे क्या कर सकते हैं? करेंसी को बदल सकते हैं। तो ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स होते हैं, याद रखिएगा। ये सेंट्रल बैंक्स के बीच में भी होते हैं, मतलब किसी एक देश का सेंट्रल बैंक किसी दूसरे देश के सेंट्रल बैंक के साथ भी कर सकता है, और इस तरीके के एग्रीमेंट किसी एक देश की कंपनी जो है वो दूसरे देश की कंपनी के साथ भी कर सकती है। तो याद रखिएगा, स्वैप का मतलब एक सिंपल सा मतलब होता है एक्सचेंज, और जो ये एक्सचेंज की जाती है करेंसीज के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं
और ये टर्म्स एंड कंडीशन जब ये एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं तभी इनको डिस्क्लोज कर दिए जाते हैं कि क्या किस तरीके से प्रिंसिपल रेट चुकानी होगी, हमें किस तरीके से इंटरेस्ट चुकाना होगा, ये सारी बातें कंफर्म कर दी जाती हैं, याद रखिएगा। तो आई होप आपको करेंसी स्वैप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक पार्टी जो है बोरो करती है करेंसी किससे, फ्रॉम अ सेकेंड पार्टी, किसी दूसरी पार्टी से, एज इट साइमल्टेनियसली लेंड्स अनदर करेंसी टू दैट पार्टी। मतलब एक करेंसी लेगी, जैसे मान लीजिए इंडिया ने यूएसए के साथ डॉलर का अरेंजमेंट किया, तो हम क्या करेंगे, डॉलर लेंगे यूएसए से और यूएसए को क्या देंगे, बदले में रुपए देंगे। तो एक करेंसी हमें मिलती है, बदले में हमें दूसरी करेंसी देनी पड़ती है। जरूरी नहीं अपने देश की करेंसी, हो सकता है दो देश ऐसे हों जिनकी कोई भी करेंसी ना हो। समझ गए मेरी बात या नहीं? जैसे मान लीजिए इंडिया और मालदीव की ही बात कर रहे हैं, तो इंडिया की करेंसी है रुपी और मालदीव की करेंसी है रुपया, लेकिन फिर भी ये दोनों डॉलर में भी क्या कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मालदीव को रुपया देंगे और बदले में मालदीव हमें रुपया देगा। तो याद रखिएगा ऐसा नहीं है, मतलब अपनी करेंसी में भी ये स्वैप एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, या जो भी दूसरी और करेंसी में आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देन अबाउट न्यूज़, न्यूज़ क्या है देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड में ये बात लिखी हुई थी, इसका सोर्स बिजनेस स्टैंडर्ड है, ठीक है। कोविड-19 इंडिया एक्सटेंड्स 150 मिलियन फॉरेन करेंसी स्वैप सपोर्ट टू मालदीव। मतलब इंडिया ने मालदीव को 150 मिलियन डॉलर है, यूएसडी डॉलर, मतलब यूएसडी मतलब यूनाइटेड स्टेट डॉलर, इसकी मैं बात कर रहा हूं, तो ये सपोर्ट जो है वो बढ़ा दिया है। अब अगेन समझिएगा बात को, ठीक है। बात ये कह रहा है इंडिया एक्सटेंडेड अ यूएसडी 150 मिलियन फॉरेन करेंसी स्वैप सपोर्ट टू द मालदीव ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे का मतलब हम इसी वीक में ट्यूसडे की बात कर रहे हैं। टू हेल्प द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडियन ओशन आइलैंड, ठीक है। ये क्या है, हिंद महासागर का एक देश है, ठीक है, नेशन, मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। अब देखिए मालदीव को इस करेंसी की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्योंकि आपको पता है इस समय की अगर मैं बात करूं तो पूरे विश्व की एक ही समस्या है, और वो समस्या आप सभी लोग जानते हैं, वो है कोविड। अब कोविड के कारण एक्सपोर्ट तो हो नहीं पा रहा है, लेकिन कई जरूरी चीज़ें हैं लाइक मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह या और कई चीज़ें जो हमें रिक्वायरमेंट हैं वो हमें दूसरे देशों से मंगानी पड़ रही हैं। तो वो मंगाने के लिए अब करेंसी हम कमा तो रहे नहीं है क्योंकि हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें करेंसी चाहिए। तो क्या है, हम करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स के द्वारा उस करेंसी को इकट्ठा कर रहे हैं। यही काम किसने किया, मालदीव ने किया। मालदीव ने भारत से रिक्वेस्ट करी कि हमें जो है फॉरेन करेंसी प्रोवाइड की जाए, तो इनका एक पहले से ही एग्रीमेंट साइंड है। हम अभी उस एग्रीमेंट की भी बात करेंगे, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ ये बात, द स्वैप फैसिलिटी वाज एक्सटेंडेड अंडर यूएसडी 400 मिलियन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड द मालदीव इन जुलाई लास्ट ईयर। मतलब जुलाई 2019 में, कब, जुलाई 2019 में मालदीव और इंडिया के बीच में 400 मिलियन यूएस डॉलर का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया गया था। उसी एग्रीमेंट्स के अंतर्गत, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस सेम रहेंगी, बस क्या है 400 के आगे 150 मिलियन डॉलर और क्या किया गया है, यहां पर बढ़ा दिया गया है, ये याद रखिएगा। अब द करेंसी स्वैप फैसिलिटी इज अ पार्ट ऑफ, ये जो करेंसी स्वैप फैसिलिटी है किसका पार्ट है, ये यूएसडी 1.4 बिलियन इकोनॉमिक पैकेज, ये 1.4 बिलियन का एक इकोनॉमिक पैकेज है जो अनाउंस किया गया था इंडिया के द्वारा, किसके लिए, मालदीव के लिए, ड्यूरिंग द स्टेट विजिट ऑफ प्रेसिडेंट इब्राहिम सोलिह इन दिसंबर 2018। ठीक है, जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम सोलिह, ये कहाँ पर आए थे, ये स्टेट विजिट इन्होंने भारत विजिट किया था अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल स्टेटमेंट। तब ये जो यूएसडी 1.4 बिलियन डॉलर का जो इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया गया था, उसी के अंतर्गत ये भी क्या है, एग्रीमेंट शामिल है। देन ये बात ट्वीट करके किसने बताई, जो इंडिया हाई कमीशन है मालदीव ने, उसने ट्वीट किए। उसने ट्वीट क्या किया, डन डील, मतलब ये जो 150 मिलियन यूएस डॉलर की है ये डील डन हो गई है। इंडिया हैज एक्सटेंडेड यूएसडी 150 मिलियन फॉरेन करेंसी स्वैप सपोर्ट टू @MMA। देखिए ट्विटर पे हम क्या करते हैं, @ लिख करके जो भी एंटिटी होती है उसको क्या करते हैं, हम एड्रेस्ड करते हैं। तो MMA का मतलब है यहाँ पर मालदीवियन मॉनेटरी अथॉरिटी। जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे मालदीव का सेंट्रल बैंक है मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी, तो MMA के नाम से है। तो मालदीव्स अंडर द USD 400 मिलियन बायलेटरल, बायलेटरल का मतलब है दो पक्षीय, मतलब सिर्फ जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो किसके बीच में है,
इंडिया और मालदीव के बीच में। तो दो पक्षीय बोला जाता है जब दो पक्ष शामिल होते हैं और उनके बीच में कोई एग्रीमेंट होता है तो इसे हम बायलैटरल बोलते हैं। और याद रखिएगा, दो से ज्यादा कंट्रीज होती हैं तो हम उसे मल्टीलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीलेटरल, मतलब बहुपक्षीय, बहुत सारे पक्ष एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एग्रीमेंट साइंड इन जुलाई 2019, द अरेंजमेंट वॉज एक्टिवेटेड टू हेल्प फ्लैग ऑफ मालदीव्स मिटिगेट द फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ कोविड-19। ये जो कोरोना वायरस का जो इंपैक्ट है, इस इंपैक्ट को कम करने के लिए इंडियाज हाई कमिश्नर इन मालदीव्स ट्वीटेड। अब आगे बात समझिएगा दोस्तों, आगे क्या है, ये डिसीजन कब लिया गया? इंडियाज डिसीजन टू एक्टिवेट द करेंसी स्वैप अरेंजमेंट कम्स अ वीक आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक विद प्रेसिडेंट इब्राहिम सोलिह। ठीक है, जो अगेन एक हफ्ते पहले प्रधानमंत्री जी की क्या हुई थी, बात हुई थी फोन पर। ये मैं बात कर रहा हूं 20 अप्रैल 2020 की। तो 20 अप्रैल 2020 को इनकी बात हुई, उसके बाद ये अनाउंसमेंट किया गया है एग्रीमेंट। ठीक है, मतलब इसको एक्सटेंड किया गया। एग्रीमेंट तो जुलाई 2019 में हो रखा था, उसको एक्सटेंड किया गया। इंडिया विल स्टैंड बाय इट्स क्लोज मैरीटाइम नेबर। मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्री। तो अगेन ये क्या है, हमारा एक समुद्रिक पड़ोसी है, मतलब समुद्र की सीमाओं से हम क्या है, इनसे लगे हुए हैं। एंड फ्रेंड इन हिज चैलेंजिंग टाइम। देखिए, ये सारे के सारे मालदीव इज अ पार्ट ऑफ सार्क। किसका है ये पार्ट? सार्क नेशंस का पार्ट है। और सार्क नेशंस में वो सभी कंट्री हैं जो भारत के नेबर कंट्रीज हैं, मतलब भारत के पड़ोसी देश हैं। और एक बात कही जाती है ना कि सिचुएशंस कैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, अपनी पड़ोसियों से हमेशा बना के रखनी चाहिए। तो वही है कि नेबर फर्स्ट। ठीक है, इसी को लेकर के क्या किया गया, यहां पर ये जो है अरेंजमेंट किया गया है। मोदी पेड अ 2-day विजिट टू द मालदीव्स इन जून। ठीक है, ये लास्ट ईयर मोदी जी कहां गए थे? मालदीव में गए थे। और ये उनकी पहली बायलेटरल ट्रिप थी, मतलब द्विपक्षीय वार्ता के लिए क्या थी, पहली बायलेटरल ट्रिप थी जब ये री इलेक्ट हुए थे। मतलब सेकेंड टर्म के लिए जब मिस्टर नरेंद्र मोदी इलेक्ट हुए हैं ना, तो पहली बार कहां गए? मालदीव गए। ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ही ऑल्सो विजिटेड द मालदीव्स इन नवंबर 2018 टू अटेंड प्रेसिडेंट सोलिह स्वेरिंग इन सेरेमनी। ये 2018 में भी ये 2018 के नवंबर में भी कहां गए थे? मालदीव गए थे, जहां पर प्रेसिडेंट, जो इस समय प्रेसिडेंट हैं, उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी, जैसे ओथ सेरेमनी लेते हैं ना, ठीक है, जब शपथ लेते हैं तो स्वेरिंग इन सेरेमनी में भी गए थे। द मालदीव इज द ओनली कंट्री अदर देन भूटान विच हैज बीन एक्सटेंडेड द USD 400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी। मतलब मालदीव के साथ में एक और ऐसा देश है जिसको $400 मिलियन से क्या किया गया है? एक्सटेंड किया गया है। मतलब $400 मिलियन का तो अरेंजमेंट था ही, लेकिन एक्सटेंड किया गया। जैसे मालदीव का कितना किया गया? 150। तो एक और है, कौन सा? भूटान है। तो दो ही कंट्री ऐसी हैं जिनको इस अरेंजमेंट में क्या है? एक्सटेंडेड फैसिलिटी दी गई है। अब इस अरेंजमेंट के बारे में जान लेते हैं, आखिर ये अरेंजमेंट क्या है। तो दोस्तों, पहली बात तो ये क्यों, इसकी ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है एक्टिवेट टू हेल्प मिटिगेट द फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ कोविड-19। देखिए, कोरोना वायरस के कारण सभी कंट्रीज हैं, जितना भी ग्लोबल ट्रेंड है, मतलब ग्लोबल ट्रेड है जिसे हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कहते हैं, तो सभी कंट्रियों का एक्सपोर्ट बंद है, इंपोर्ट भी बंद है। इंपोर्ट सिर्फ उन्हीं चीज़ों का किया जा रहा है जो इसेंशियल हैं, जिनके बिना काम नहीं चल सकता, लाइक एज मेडिसिन हो गई, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, लाइक एज। तो ये जो कोविड-19 का फाइनेंशियल इंपैक्ट है ना, इसको कम करने के लिए क्या किया जा रहा है? ये अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं जिससे कंट्रीज को फॉरेन करेंसी मिल सके। देन बैकग्राउंड पर्टिकुलर क्या है, अब समझिएगा। जो इस अरेंजमेंट की अभी तक बात कर रहा था, बार बार बात किसकी आ रही थी दोस्तों? बार बार बात आ रही है 400 मिलियन। बार बार किसकी बात आ रही है? 400 मिलियन को एक्सटेंड किया गया। अब दोस्तों ये क्या है समझिएगा, कैबिनेट, जो इंडिया की कैबिनेट है, कैबिनेट का मतलब होता है जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं सबको मिला लो तो क्या बन जाती है? कैबिनेट बन जाती है। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया था एक फ्रेमवर्क। किसका फ्रेमवर्क? ये करेंसी स्वैप अरेंजमेंट का फ्रेमवर्क था फॉर सार्क मेंबर कंट्रीज, जितनी भी सार्क मेंबर कंट्रीज हैं। अब दोस्तों, सार्क मेंबर कंट्रीज के बारे में एक बात याद रखिएगा, ये सार्क मेंबर कंट्रीज हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर। सार्क में टोटल कंट्रीज कितनी हैं? 8 कंट्रीज हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये इंडिया का मैप है पूरा का पूरा, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। ये अफगानिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान है। जब पाकिस्तान इंडिया का पार्ट हुआ था, डिवाइड नहीं होता था, तो अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी था। अब ये है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये हो गया, ठीक है। ये भारत की सीमा से जुड़ा, आप नेपाल देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देन भूटान है यहाँ पर, देन बांग्लादेश यहाँ पर जुड़ा हुआ है, देन श्रीलंका है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मालदीव है। जैसे श्रीलंका भी इंडियन ओशन का हिस्सा है, वैसे ही मालदीव भी क्या है? इंडियन ओशन का हिस्सा है। तो दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा, ये 8 कंट्रीज हैं और आप देख सकते हैं ये सारे के सारे भारत के क्या हैं? पड़ोसी देश हैं। तो
ये सार्क मेंबर कंट्रीज के लिए साइन किया गया था 1 मार्च 2012 को ये एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसका इंटेंशन क्या था, टू प्रोवाइड अ बैक स्टॉप लाइन ऑफ फंडिंग फॉर शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। जैसे बिजनेसेस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है ना, मतलब कुछ समय के लिए हमें कुछ पैसा चाहिए होता है। जैसे इस समय अगर हम कोविड-19 के कारण बात करें तो कई सारे बैंक्स हैं जिन्होंने जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके लिए कोई ना कोई फैसिलिटी ऑफर करी है, कोई 3 मंथ्स की है, कोई 4 मंथ की है। जैसे ईएमआई का मोराटोरियम कर दिया गया, कितने महीने का, 3 महीने का। तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की जब भी क्राइसिस होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो इस तरीके के अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। तो ये भी जो फ्रेमवर्क पास किया गया था, ये शॉर्ट टर्म फंडिंग्स को कंप्लीट करने के लिए किया गया था। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस यही होती है, हमने दूसरे देशों से जो सामान मंगाया है, इंपोर्ट किया है, उस इंपोर्ट के बदले में हमें वो करेंसी उनको पे करनी है, और अगर उस करेंसी की हमारे पास कमी है तो वो करेंसी हमें कहीं ना कहीं से इकट्ठा करनी पड़ेगी। ज्यादातर ये कमी उन देशों के पास होती है जिनका इंपोर्ट कम होता है, जिनका इंपोर्ट ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है। इंडिया में अभी भी क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, मतलब इंडिया का आज भी, अगर आज की डेट में हम बात करें तो एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट क्या है, कम है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस टिल लॉन्गर टर्म अरेंजमेंट आर मेड, ठीक है, जब तक लॉन्गर टर्म अरेंजमेंट मेड नहीं किए जाते हैं, बनाए नहीं जाते हैं, तब तक ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्राइसिस को दूर करने के लिए और बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस को दूर करने के लिए ये 1 मार्च 2012 को साइन किया गया था। हालांकि इसको कई समय के लिए क्या किया गया है, एक्सटेंड किया जाता है, बढ़ता गया है। अभी का जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट कब का है, ये 2019 से 2022, ये रिवाइज हुआ था 2019 2022, कई बार ये अरेंजमेंट रिवाइज किया जा चुका है। तो अब रिवाइज्ड के बारे में जान लेते हैं हम कि रिवाइज्ड फ्रेमवर्क ऑन करेंसी स्वैप अरेंजमेंट फॉर सार्क कंट्रीज फॉर 2019-22 क्या है। देखिए इसके अंतर्गत क्या किया गया है यहाँ पर, मतलब 2000 बातें जो हैं वो कब की हैं, 2012 की ही हैं, इसको एक्सटेंड किया जाता रहे। द आरबीआई विल कंटिन्यू टू ऑफर अ स्वैप अरेंजमेंट विद इन द ओवरऑल कॉर्पस ऑफ यूएसडी बिलियन। देखिए ये जो सार्क के 8 नेशंस हैं ना, इन 8 नेशंस के लिए टोटल अमाउंट रखा गया था $2 बिलियन का। कितना, $2 बिलियन का। किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा जब कभी भी हमारे पड़ोसियों को फॉरेन करेंसी की शॉर्ट टर्म की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो हमसे ले सकते हैं, जिसका टोटल कॉर्पस हमारे पास कितना रहेगा, $2 बिलियन का। मतलब 8 देशों के लिए $2 बिलियन से ज़्यादा हम नहीं देंगे, $2 बिलियन तक हम दे सकते हैं 8 देशों को, ठीक है। द स्वैप ड्रॉल्स, जो भी ऐसा करेगा अरेंजमेंट, कैन बी मेड इन, ये कितनी करेंसी में होंगे, मैंने अभी बताया कि आप अपनी करेंसी में भी कर सकते हैं और अदर करेंसी में भी। तो ये 3 करेंसी में अलाउ किए गए थे, यूएस डॉलर, यूरो में और इंडियन रुपी में, ठीक है, भारत का अपना जो इंडियन रुपी है उसमें। तो ये 3 करेंसी में अलाउ किए गए थे। द फ्रेमवर्क प्रोवाइड सर्टेन कंसेशन, यहाँ पर सर्टेन कंसेशन तब मिलती हैं आपको, मतलब एक्स्ट्रा कंसेशन आपको मिल जाएंगी अगर आप किस में अरेंजमेंट करते हो, रूपी में अरेंजमेंट करते हो। मतलब हमारी करेंसी के साथ अगर आप अरेंजमेंट करते हो तो क्या है, आपको कुछ और सर्टेन कंसेशंस मिल जाएंगी जो कि एग्रीमेंट का एक हिस्सा होंगी। द फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टू ऑल सार्क मेंबर कंट्रीज, जितनी भी सार्क मेंबर कंट्रीज हैं उनके लिए, सब्जेक्ट टू देयर साइनिंग द बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट। ये यहां पर याद रखिएगा, है तो 8 देशों के लिए, कितने देशों के लिए है दोस्तों, 8 सार्क कंट्रीज के लिए, लेकिन इसके लिए हर एक कंट्री को अलग अलग एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं बायलैटरल एग्रीमेंट्स। मतलब जैसे इंडिया मालदीव, इंडिया भूटान, तो आपको आरबीआई के साथ, दोनों देशों के सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर। जैसे इंडिया में बात करें तो आरबीआई, तो आरबीआई के साथ उन देशों के क्या करना होगा, जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनका एक बायलैटरल एग्रीमेंट्स होगा। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। और ये फ्रेमवर्क कब तक वैलिड है, ये 14 नवंबर 2019 से लेकर के 3 साल के लिए वैलिड है, 13 नवंबर 2022 तक। इंडिया अब क्या कर रहा है, इसको 1 साल और बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। तो ये है रिवाइज्ड फ्रेमवर्क जो 2019 से 2022 तक चलेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब साउथ एशियन एसोसिएशन के बारे में जान लेते हैं। सार्क क्या है, सार्क क्या है, ठीक है। तो सार्क कब स्टैब्लिश हुई थी, 8 दिसंबर 1985 में, ठीक है, जो कि चार्टर के द्वारा एक स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है, जिसका हेड ऑफिस कहाँ है, बांग्लादेश में है। तो 8 मेंबर नेशंस हैं यहाँ पर। अभी आपको बताया था अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 8 देश हैं। और हेडक्वार्टर, सेक्रेटेरिएट इनका कहाँ पर है, काठमांडू, नेपाल में है। ऑब्जेक्टिव क्या बनाया था इसका, ऑब्जेक्टिव बनाया गया था टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया, जो साउथ एशिया के पीपल हैं उनके वेलफेयर के लिए, टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करना है, एंड टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अमंग अदर थिंग्स, साथ साथ और भी कई चीज़ें बढ़ाई जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। अबाउट मालदीव्स, मालदीव्स के बारे में समझिएगा कि मालदीव को ये फॉरेन करेंसी
क्यों अरेंजमेंट करना पड़ा, क्यों उसके पास फॉरेन करेंसी नहीं आ रही है। तो दोस्तों 100 मैंने बताया एक्सपोर्ट, लेकिन अगेन बात समझिएगा, मालदीव की जो इकोनॉमी है पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, द मिक्स्ड इकोनॉमी ऑफ द मालदीव्स, मिक्स्ड इकोनॉमी है, जैसे भारत की क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसमें हम कैपिटलिस्टिक एज वेल एज सोशलिस्टिक दोनों की बातें करते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी भारत की है, तो इसकी भी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहां पर कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के ही फीचर्स यहां पर मिलते हैं। इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्टिविटीज ऑफ टूरिज्म। देखिए, इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, एक तो टूरिज्म है, आप देखते हैं, ठीक है। मालदीव क्या है, टूरिज्म के लिए जाना जाता है। ये एक इमेज बनी है, आप देख सकते हैं, ये बीचेज हैं। तो जैसे इंडिया में गोवा है, गोवा में सबसे ज़्यादा क्या है, टूरिज्म है, ऐसे मालदीव सबसे ज़्यादा किस बात के लिए जाना जाता है, टूरिज्म के लिए। और क्योंकि आइलैंड कंट्री है तो फिशिंग भी है यहाँ पर, तो फिशिंग एंड शिपिंग, ये इन कामों के लिए जाना जाता है। और यहाँ की जो लार्जेस्ट इंडस्ट्री है वो क्या है, टूरिज्म। टूरिज्म इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द मालदीव्स, अकाउंटिंग फॉर 28% ऑफ जीडीपी। जो मालदीव की जीडीपी है उसमें 28% योगदान किसका है, उसमें 28% योगदान किसका है, टूरिज्म का। एंड मोर देन 60% ऑफ द मालदीव्स फॉरेन एक्सचेंज रिसीप्ट, जो मालदीव के पास फॉरेन एक्सचेंज रिसीप्ट आती है ना, वो भी 60% फॉरेन एक्सचेंज रिसीप्ट किससे आती है, यहां पर याद रखिएगा, टूरिज्म से आती है। अब क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड, कोरोना वायरस, तो आपको पता है हर कोई घर में लॉकडाउन है, तो ऐसी सिचुएशन में कौन जाएगा ट्रेवलिंग करने, कौन जाएगा टूरिज्म करने। तो टूरिज्म एक्टिविटीज बिल्कुल पूरी तरीके से ठप हो चुकी हैं, जिसके कारण जो फॉरेन रिसीप्ट है वो आनी बंद हो गई। लेकिन अब और चीज़ें अगर आपको अन्य देशों से मंगानी है, इसेंशियल्स ही आपको मंगाने हैं, तो आपको क्या चाहिए होगी, फॉरेन करेंसी चाहिए होगी। दैट्स वाई ये अरेंजमेंट्स किए गए हैं। देन मालदीव के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो कल तक की ये न्यूज़ है, कल तक मालदीव में कोरोना वायरस के केसेस कितने थे, 278 केसेस थे। डेथ्स अभी वहाँ पर नहीं है, 17 रिकवर्ड हो चुके हैं। मालदीव के बारे में जान लीजिएगा, कैपिटल क्या है, माले है। माले भी एक बहुत अच्छा टूरिज्म स्पॉट है, डेस्टिनेशन है, जाना जाता है इसके लिए। करेंसी मालदीव की क्या है, रुपया है, जो कि इस समय $1 के बराबर लगभग 16 रुपए के आसपास चल रही है। जैसे इंडिया में इंडिया की अगर हम बात करें तो क्या है, $1 इस समय 75 के आसपास है, ठीक है। और यहाँ पर $1 16 रुपए के आसपास है। प्रेसिडेंट, ठीक है, कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ये प्रेसिडेंट हैं। और मालदीव की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 5,39,056। ये 2020 के लाइव डेटा के बिहाफ पर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो अदर लोन, अब अगेन देखिए, सार्क नेशंस 8 है ना, सभी के साथ एग्रीमेंट साइन किया गया है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है, ये एक अरेंजमेंट मैं आपको और यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर जो ये 8 देश है ना, इन 8 देशों के लिए एक तो बात बताई गई है कि $2 बिलियन, क्या है, $2 बिलियन, ये USD 2 बिलियन बताया गया है टोटल कॉर्पस। लेकिन कोई भी एक देश यहाँ पर 100 मिलियन से लेकर के 400 मिलियन के बीच में क्या कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है। मतलब $400 मिलियन से ऊपर का एग्रीमेंट कोई देश नहीं कर सकता है। ये भी इस फ्रेमवर्क का एक हिस्सा रखा गया था। तो दैट्स वाई कहा गया है कि एक्सटेंड किया गया, $400 मिलियन से क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया। किसका, मालदीव का। और एक और कंट्री है जिसको 400 से एक्सटेंड कर दिया हमने, वो है भूटान। तो सिर्फ 2 ही देश ऐसे हैं सार्क नेशन में जिनको ये $400 मिलियन का जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, ये मैक्सिमम अमाउंट था, इसको एक्सटेंड किया गया है। इस बात को भी आपको अपने दिमाग में रखना है। तो मिनिमम 100 है, मैक्सिमम $400 मिलियन है इस अरेंजमेंट या इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगेन यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही, हम 24 अप्रैल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अभी क्या किया गया था, ये मैक्सिमम अमाउंट है $400 मिलियन का करेंसी स्वैप अरेंजमेंट किसके साथ किया गया, श्रीलंका के साथ किया गया है। तो आई होप ये न्यूज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। करेंसी स्वैप के बारे में आपको पता चल गया होगा, क्या होते हैं करेंसी स्वैप, क्यों किया जाता है ये अरेंजमेंट, क्या रिक्वायरमेंट होती है फॉरेन करेंसी की, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों कहीं कोई बात आपको कन्फ्यूज़न आती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इस सेशन में इतना ही रखते हैं, जो भी चीज़ें हैं कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर तो बनता ही है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।